अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम ऐना है। मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए थे। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह से रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह देवर घर की ज़िम्मेदारी सँभाले हुए थे। देवर मुझ पर किसी बात के लिए रोक-टोक तो नहीं करते थे, मगर मुझे सजा समझा देखकर अक्सर मुझे खूबने लगे थे। वो लट्टों की तरह मेरे आगे पीछे घूमने लगते थे। इसीलिए मैंने भी इस बात का फ़ायदा उठाया। मैंने देवर से कुछ पैसे मांग लिए। अगर मैं अपने शौहर के नाम से पैसे मांगती तो वो वजह पूछते और शायद पैसे भी नहीं देते। लेकिन मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो देवर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने शौहर के साथ होती हो तो मुझे उससे जलन होती है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं। फिर उन्होंने खामोशी से मेरे हाथ में चेक दे दिया। मैंने वो चेक अपने शौहर को दिया। शौहर ने कहा, भाई इतने मेहरबान कैसे हो गए, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो रोज़ का भी हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। मेरे शौहर को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बात पर सिर्फ सर हिलाया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी कि मैं ससुराल की पूरी जायदाद देवर की है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी कायम की थी और मेरा शौहर उस कंपनी में ही काम करता था। सीधे अल्फाज में कहें तो वो अपने भाई की कंपनी संभालता था। हमारे रहने के लिए बंगला भी देवर ही ने बनवाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते थे। एक बार देवर को हल्का सा बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज कराते हुए वो दफ्तर जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मामूली बुखार मलेरिया में बदल गया। तभी उन्हें फौरी अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। देवर अब 8-10 दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। उन दिनों में अस्पताल में खाना लाने और ले जाने की वजह से काफ़ी थक गई थी। 10 दिन बाद देवर को अस्पताल से घर लाया गया। मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सच तो ये था कि शादी के इन 2 महीनों के दौरान मैंने जो भी चीज़ें अपने शौहर से मांगी, वो हमेशा यही कहता कि भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेता हूँ। हर चीज़ में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाज़त लेते थे। जमशेद और फाइज दोनों भाई थे। फाइज छोटा था और मेरा शौहर था, जबकि जमशेद बड़े भाई थे। जमशेद ने अब तक शादी नहीं की थी। एक दिन दोपहर में जब मैं देवर को सूप दे रही थी, तो देखा कि उनके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। वो थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाया और सूप पीने के बाद उनका मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया, वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा कि तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की। तब उन्होंने जवाब दिया कि अब तक मुझे भी इसका सबब समझ में नहीं आ रहा। भाई को शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करवा दी। अब मेरे भाई 40 साल के हो चुके हैं। मेरी सास मुझे कहती थी कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हारे और फाइज के साथ देने से शायद तुम्हारे देवर का भी शादी करने का दिल हो जाए। कुछ दिनों तक मैंने भी देवर को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने कई बार उनकी शादी ना करने का सबब जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। घर में नौकरानी काम करने के लिए थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। सास भी मुझसे हर काम करने को कहती थी। एक दिन मैंने सास से कहा कि माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। रज़ा के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर देवर के लिए बगैर मिर्च मसाले का खाना बनाना पड़ता है, और आपको भी अलग खाना चाहिए। अब देवर कुछ दिन घर पर आराम करेंगे तो उनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सास बोली, बहू अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई। बस कुछ रोटियां ही तो बनानी, इतने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब से मैंने अपनी सास को कभी भी किचन में कुछ करते हुए नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है, आप कोई भी काम अपने जिम्मे मत लें, जहाँ जाना है जल्दी जाए। मेरे इस कड़वे बोल सुनकर वो बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर 15 मिनट तक तकरीर देकर उन्होंने सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। देवर की बीमारी की वजह से उनके दफ्तर का बहुत सारा काम मेरे शौहर को संभालना पड़ रहा था, इसीलिए वो रात में देर से घर आता था। देवर की बीमारी के दौरान दिन भर मैं उनके पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैं उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाने लगी थी। देवर ने अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। इस हफ्ते के 3 दिन गुजर चुके थे और इन 3 दिनों में मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी। मेरी इस देखभाल से देवर इतने मुतासर हो गए कि उन्होंने
मुझ से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो मैं दूंगा, मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैंने कहा पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का हार देखा था, वो नया डिज़ाइन था और उसे लेने के लिए मेरी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे शौहर ने पैसे की कमी की वजह से उसे लेने से मना कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह दी क्योंकि अब मौका मिला है तो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। देवर ने कहा तुम्हें वो हार पसंद आया तो तुम्हें मुझसे एक लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था ना। मैंने उससे कहा तुम्हें वो हार खरीद कर दे दिया होता। फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन अपना कार्ड दे दिया और शाम को जाकर मैं वो हार खरीद ले आई। वो हार जैसे ही मेरे हाथ में आया तो मैं तो खुशी से झूम उठी। देवर ने जो हार मुझे दिया था उसे देखकर मेरे शौहर हैरान रह गए। वो बोले भाई ने मुझे तो कभी इतनी महंगी शॉपिंग करने नहीं दी, फिर एक ही बार में तुम्हें इतनी बड़ी शॉपिंग कैसे करने दी। मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। भाई ने अपने छोटे भाई को आज तक इतनी शॉपिंग कभी नहीं कराई। 3 दिनों में देवर ने मुझसे ऐसा क्या लगाव महसूस किया कि उन्होंने मेरी एक बात पर मुझे जो भी चाहिए था दिला दिया। खैर देवर बीमार थे इसीलिए दफ्तर नहीं जा पा रहे थे और उस दौरान कंपनी की अहम मीटिंग थी जो मेरे दूसरे शहर में होनी थी, इसलिए बीमारी की वजह से वो खुद नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपनी जगह रज़ा को भेज दिया। अगले 4 दिन मेरे शौहर को बाहर शहर में रहना था। उस दिन सुबह मेरा शौहर जब शहर के लिए निकल गया, उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहा कर बाहर आई तो मेरे गीले बालों में मैंने तौलिया लपेट रखा था। जैसे मैंने तौलिया हटाकर बाल सुखाने शुरू किए, मुझे देवर की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। देवर की तेज़ आवाज़ सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वो कब से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन सास घर पर ही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ को अनसुना कर दिया। सास की आदत थी कि खुद को काम से दूर रखने के लिए ऐसा ही करती थी, इसलिए वो दिन भर घर से बाहर गपशप करने चली जाती थी। इसीलिए मैं दौड़ते हुए देवर के कमरे में गई। दौड़ने की हड़बड़ में मेरे बालों से लिपटा तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुंची ही थी, मैंने कहा क्या आपको कुछ चाहिए। मैं नहा रही थी इसीलिए आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई। देवर बोले मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाता तो अच्छा होता। इसीलिए मैंने फ़ौरन नाश्ता बनाने का फ़ैसला किया। जाने से पहले मैंने सोचा कि देवर को उनके नाश्ते से पहले वाली दवा दे दूँ। दवाई देने के बाद मैं कुछ कहने ही वाली थी कि देवर बोले, "गीले बालों में तो तुम और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो।" सुबह-सुबह देवर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगे थे। उनकी बातों से मुस्कुराते हुए मैं फ़ौरन ही नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में मैंने उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया। हलवा खाकर देवर हमेशा मेरी तारीफ़ करते थे, लेकिन आज वो कुछ नहीं ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे थे। देवर कहने लगे कि मेरी बीवी भी तुम्हारे जैसी होनी चाहिए थी। उनकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे लगा कि वो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी जैसी नहीं बल्कि अब तुम ही चाहिए हो। तुम्हारे जैसी तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता। देवर की इस बात ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा। इसका मतलब है कि देवर का दिल धीरे धीरे बदल रहा था। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी तरफ मुतवज्जे होने लगी। उन दिनों देवर मुझसे ज़्यादा बातें करने लगे और अपने जज्बात मुझसे जाहिर करने लगे। फिर देखते ही देखते देवर की छुट्टियां खत्म होने लगी और मेरे शौहर भी घर लौट आए। शौहर के घर आने के बाद रात में उन्होंने मुझसे कहा, भाई ने तुम्हें हार दिया और शॉपिंग के लिए अपना कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। देवर और मेरे दरमियान एक अलग ही रिश्ता बन रहा था और मुझे उनके इरादे का पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा आपको इतने पैसे किस लिए चाहिए। उन्होंने जवाब दिया मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा ख्वाब है। मैंने हामी भर ली और मेरे शौहर सो गए। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई क्योंकि मैं देवर को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से भाई ताकत में कमी की वजह से हल्दी वाला दूध ही पी रहे थे, इसीलिए मैं रोज़ रात को उन्हें दूध देती थी। उस रात भी मैं उनके कमरे में दूध लेकर गई। दूध का ग्लास उनके कमरे में रख कर मैं निकलने ही वाली थी कि देवर बोले, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, बैठो, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। देवर मेरी छोटी बड़ी बातों पर तवज्जो दे रहे थे। उन्होंने कहा ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरी इतनी तारीफ तो मेरे शौहर ने भी आज तक नहीं की थी। मुझे लगने लगा देवर की शादी के लिए जज्बात बदल रहे हैं। अगले 4 दिन बाद ही मेरी सास अपनी बहन के घर जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने सुबह सुबह 2 किलो लड्डू और कई सारी मिठाइयाँ मंगवा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बहन के घर जा रही थी या पिकनिक पर। मैंने सास के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और इस तैयारी में इतनी मसरूफ़ हो गई कि सुबह से चाय भी नहीं पी थी। उठने के बाद से ही मैंने सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आई थी। सास की सारी खरीदारी 8 बजे तक कर दी थी।
اس کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس دن 10 بج گئے تھے اور میرے نہانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ کچھ وقت بعد ساس اپنی بہن کے گھر چلی گئی اور شوہر بھی آفس جانے کے لیے نکل گئے۔ اسی طرح دیور بھی آفس کے لیے نکل رہے تھے۔ گھر میں اب میں اکیلی تھی۔ نوکرانی بھی سارے کام نمٹا کر جا چکی تھی۔ سب کے جانے کے بعد میں آرام سے نہانے گئی۔ نہانے کے بعد میں اپنے کمرے میں ساڑی پہن رہی تھی۔ میں نے بس پلو ہی اوڑھا تھا کہ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے دیور اندر آئے۔ انہیں دیکھ کر میں پوری طرح ہڑبڑا گئی کیونکہ میرے جسم پر پلو بھی ٹھیک سے نہیں تھا۔ میں جلدی سے پلو اوڑھنے لگی۔ دیور میری طرف آئے اور بولے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں آدھے راستے سے واپس آ گیا۔ دیور کو گھر میں کسی کے نہ ہونے پر مجھے ایسی کیا خفیہ باتیں کرنی تھی؟ میرے دماغ میں بے شمار سوالات چل رہے تھے۔ میں غور کرتی ہی جا رہی تھی کہ تبھی دیور میرے سامنے آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ دیور کا معافی مانگنے کا یہ طریقہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ میرے دماغ میں سوالوں کو ایک طوفان چل رہا تھا کہ آخر دیور کو ایسا کیا کہنا تھا جو انہیں اتنا سسپینس پیدا کیا۔ جب دیور میرے سامنے آ کر معافی مانگنے لگے تو میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ دیور نے کہا، 3 دن پہلے جب تم رات کو مجھے ہلدی کا دودھ دینے آئی تھی تب میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا اور تمہیں کمرے سے جانے کو کہہ دیا۔ اس دن میرے برتاؤ نے مجھے بہت برا محسوس کرایا، اسی لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی اس حرکت کا بالکل بھی برا نہیں لگا، آپ تو میرے اپنے ہی ہیں۔ میری یہ بات سن کر دیور خوش ہو گئے اور پھر معافی مانگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس رات جب میری ساس گھر پر نہیں تھی اور میرے شوہر بھی تھوڑی دیر سے گہری نیند میں چلے گئے تھے تو میں نے موقع دیکھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ شوہر گہری نیند میں ہے تب میں دھیرے سے ان کے پہلو سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے دیور کے کمرے میں پہنچی۔ دیور سوتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں ان کے پاس پہنچی تبھی اچانک کمرے کی لائٹ جل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے رات کے اس وقت مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں دیکھا تو اس بات کا غلط مطلب دے لیا اور غصے سے کہنے لگے، تم میرے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ شاید اس نے مجھے اپنے بھائی کو انجیکشن لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میرے شوہر نے فوراً میرے ساتھ کھڑے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا اور کہنے لگے، ڈاکٹر، رات کے اس وقت تم میری بیوی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے شوہر کی بات سنی تو ان سے کہا کہ میں ہی ڈاکٹر کو خود اپنے ساتھ لائی تھی اور یہ میری ہی بات پر دیور کو انجیکشن لگا رہا ہے۔ ہمارے شور سے دیور کی بھی نیند جاگ گئی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میرے شوہر نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، آپ بالکل بھی فکر نہ کرو، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میری بیوی آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی اس کی تو میں کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گئی۔ میرے شوہر اپنے بھائی کو بتانے لگے کہ میری بیوی کسی ڈاکٹر کے ساتھ لے کر آئی ہے اور یہ دونوں مل کر آپ کو کوئی انجیکشن دینے والے تھے، یہ شاید آپ کو مارنا چاہتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسی ظالم نکلے گی، یہ شاید دولت کی خاطر آپ کو مارنا چاہتی ہے، مگر میں ان موقع پر آپ کے کمرے میں آ گیا اور آپ کی جان بچا لی۔ دیور نے یہ سن کر میرے شوہر کو خاموش کیا اور کہا، تمہیں اپنی بیوی پر اعتبار نہیں ہے، مگر مجھے اس پر بہت یقین ہے، اسی لیے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میری بھابھی میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتی ہے۔ پھر دیور نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تم میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ میں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، میں اپنے ساتھ ایک خفیہ بیماری کی ماہر کا انجیکشن لے کر آئی تھی کیونکہ مجھے آپ پر شک تھا کہ آپ کے اندر کچھ کمی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو گئے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، پھر بھی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے اس کی جانچ کرنی تھی، اسی لیے آج میں ڈاکٹر کو لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دے رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح جانچ کر سکیں اور آپ کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ میری بات سن کر دیور بولے، تمہیں کس نے بتایا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے؟ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ میں نے جواب دیا، آپ 40 سال کے ہو چکے ہیں مگر آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، اسی لیے مجھے آپ کی صحت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں سچائی جاننا چاہتی تھی کہ کیا آپ کے اندر واقعی کوئی کمی ہے یا شادی نہ کرنے کا کوئی اور سبب ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی تاکہ آپ سچ بتا دوں کہ آپ کے اندر کس طرح کی کوئی کمی ہے جو آپ شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ دیور نے بڑی سنجیدہ آواز میں کہا، میرے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، میری شادی نہ کرنے کا صرف ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے میرا پیار۔ جب میں 27 سال کا تھا تب سے ہی میں اپنی بچپن کی دوست عالیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عالیہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے خاندان نے بھی ہماری شادی کے لیے اجازت دے دی تھی۔ میں اپنی ماں سے بھی اجازت لینے والا تھا لیکن چند دنوں میں ہمیں معلوم ہوا کہ عالیہ کو دماغ کا کینسر ہے۔ اس کے والدین نے اس کا علاج شروع کیا لیکن علاج کے دوران پیسوں کی کمی ہو گئی اور عالیہ نے اپنی جان گنوا دی۔ اس وقت میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنے پیار کو بچا سکوں۔
उस दिन के बाद से मैंने शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और सिर्फ पैसा कमाने का आज़्म कर लिया। माँ हमेशा मुझे शादी के लिए ज़ोर देती रही, लेकिन आलिया के बगैर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वही थी। कभी कभार तुम्हें और अपने भाई को साथ देखकर मुझे शादी की ख्वाहिश होती थी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता था मुझे आलिया याद आ जाती थी। आखिरकार मैंने अपने दिल को समझा लिया कि जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं आलिया के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बात करते करते मेरे देवर की आंखों में आंसू आ गए, फिर मेरे शौहर ने उसे संभाला। इसके बाद मैंने कहा, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। आप दिल से बहुत अच्छे हैं और इतना पैसा भी कमाते हैं। आपने अपने छोटे भाई को भी सही रास्ता दिखाया है। कल हमारी औलाद आपको बड़े पापा कहेगी, लेकिन वो आपको पापा नहीं कहेगी। चाहे कुछ भी हो, आपकी औलाद और हमारी औलाद में थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा ही। कल बच्चों की तालीम के लिए हमें दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। आपकी माँ से अब कुछ काम नहीं होता। आखिर वो हमारे साथ कितने साल तक रहेंगी? ये कहा नहीं जा सकता कि आप कितने दिन अकेले ज़िंदगी गुजारेंगे। अभी भी आपकी शादी का वक्त नहीं गया। एक बार किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा वक्त देकर देखें। यकीनन आपको उसमें भी अपनी आलिया ही नज़र आएगी। आपका घर बसता देखकर माँ को भी तसल्ली मिलेगी। प्लीज़, आप तो शादी के बारे में सोचें। अभी भी आपकी शादी का वक्त नहीं गुजरा। इतने दिनों से इसी वजह से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। मेरी बात खत्म होते ही मेरे शौहर ने मुझसे और अपने भाई से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। वो बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा बड़ा भाई जो मुझे पैसे का हिसाब दे रहा था, तुम्हें एक लफ्ज़ पे सब कुछ दे दिया था। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। भाई ने गाड़ी लेने के पैसे भी तुम्हें दे दिए। मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं लेनी थी, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान दे रहा था। ये भाई तुम्हें इतनी बड़ी रकम देते हैं या नहीं? जब तुम्हारे हाथ में भाई ने चेक रखा तो मुझे समझ में आया कि तुम्हारे और भाई के दरमियान कुछ गलत ताल्लुकात हैं। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम दोनों पर शक किया। घर में कंवारा भाई होने पर ऐसी गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं। मैंने अपने शौहर को माफ़ कर दिया। अगले दिन मैं देवर की शादी के लिए एक नहीं बल्कि कई रिश्ते लेकर आई। इनमें से एक लड़की को देवर ने पसंद कर लिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो 1 महीने तक उस लड़की को जानना चाहेंगे और उसके बाद ही शादी का फैसला करेंगे। हमने उनकी शर्त मान ली। 1 महीने बाद उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दे दी। उनका घर बसता देखकर सबसे ज्यादा खुशी मेरी सास को हुई थी। आखिरकार